भारत और ईयू की साझेदारी में ऐतिहासिक दिन भारत और ईयू के बीच एफटीए संपन्न हुआ है। इस पर सहमति हो गई है। अब आने वाले समय में कुछ समय में ये पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डील को लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित सबसे बड़ा ट्रेड डील करार दिया। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। इसके अलावा सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में साझेदारी, आपदा प्रबंधन में सहयोग के लिए समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ के साथ हुए समझौते को वैश्विक स्थिरता और आपसी सहयोग को मजबूती देने वाला बताया। आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल-पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। इस संदर्भ में आज हमने यूक्रेन, पश्चिमी एशिया, इंडो पैसिफिक सहित कई वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। और प्रोफेसर राकेश मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राकेश जी, प्रधानमंत्री ने बहुत साफ ये कहा कि किस तरह से ये ऐतिहासिक होने जा रहा है ये डील ईयू और भारत के बीच में, लेकिन जिक्र उन्होंने ये भी किया है कि जो बदलता ग्लोबल ऑर्डर है या इस समय जो वैश्विक उथल पुथल है उसके बीच में भारत और ईयू की ये साझेदारी बेहद अहम हो जाती है। उन्होंने उन चिंताओं का भी जिक्र किया ईयू और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के साथ बातचीत में, जिसमें इंडो पैसिफिक की भी बात हुई है, यूक्रेन की भी बात हुई है, जिसका सबसे बड़ा एक असर अगर वैश्विक हम माने तो वो सप्लाई चेन्स हैं जिस पे असर पड़ा है। और हर देश को अपने लिए, अपने भविष्य के लिए इन तमाम बिंदुओं पर सोचने की जरूरत पड़ी है। सर आप अनम्यूट कर लें। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने एक बड़े स्पष्ट रूप में कहा है कि ग्लोबल ऑर्डर में उथल पुथल, तो उनका संकेत कहाँ है सब लोग समझ गए हैं कि अचानक जो है पिछले 8-10 महीनों में लोगों पे टैरिफ लगने लगे और भारत पे 50% टैरिफ लगा। इवन यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी अभी कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी हुई कि 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात कही गई। यूरोपियन यूनियन के साथ जो यूएस का व्यापार समझौता चल रहा था वो भी अभी डामाडोल हो गया। और जो जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो यूक्रेन की उन्होंने बात की या उन्होंने इंडो पैसिफिक की बात की, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये समझौता ये अंतरराष्ट्रीय स्तर में, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को पैदा करेगा। क्योंकि ये उन्होंने फिर बताया कि ये सिर्फ एफटीए नहीं है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव चीजें कवर की गई हैं। इसमें एफटीए के अलावा सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट का हुआ है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा कवर्ड है, इसमें सर्विसेज ट्रेड कवर्ड है, इसमें पीपल टू पीपल कॉपरेशन फ्रेमवर्क कवर्ड है, इसमें क्लीन एनर्जी ग्रीन ट्रांजिशन कवर्ड है। तो उन्होंने बताया कि अल्टीमेटली ये समझौता साझा समृद्धि का एक ब्लूप्रिंट है और वो भी दुनिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के बीच में, लगभग 2 बिलियन पीपल एंड 25% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी के बीच में। तो ये उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज कही है। और इसलिए ग्लोबल अर्थव्यवस्था में अस्थिरता के लिए जो आप बात कर रही हैं, तो इस समय अत्यधिक अस्थिरता है। किसी को पता नहीं, हमारे ऊपर अभी 50% ड्यूटी है। थोड़ा आपने देखा कि ईरान से जब टेंशन बढ़ने लगे तो उन्होंने कहा 25% हम आप पे और लगा देंगे। तो भारत को प्रिपेयर ये भी करना है कि अगर हमारे पास 75% ड्यूटी
लग गई तो क्या होगा? तो लोगों को ये भी लग रहा है कि अगर अगर डी डॉलराइजेशन होता है तो और 100% लग सकती है। तो मतलब अस्थिरता इस समय अनप्रेसिडेंटेड है जो विश्व के फ्रेमवर्क में हुई है। और वैसे ही टैरिफ भी 100 साल के बाद इतने हैं। 100 साल पहले 17-18% टैरिफ थे, और अभी आप देखिए कि ऑन एन एवरेज टैरिफ अमेरिका जो लगा रहा है देशों के ऊपर, वो 18 से 19% है। तो बाकी लोगों को आप टैरिफ किंग कह रहे हो, लेकिन आपने टैरिफ 3% से 18-19% बढ़ा दिए हैं। तो आई थिंक पीपुल पीपुल जज। और इसीलिए इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिना नाम लिए बता दिया है कि विश्व जो है स्पेशली टर्बुलेंस के दौर से गुजर रहा है। और जो कुछ देश हैं वो उनके ऊपर 19% टैरिफ है। हमको कह रहे हैं कि भारत को ये कहा जा रहा है कि भारत जो है यूक्रेन के वार को सपोर्ट कर रहा है, बट भारत 85% अपनी पेट्रोलियम की रिक्वायरमेंट इंपोर्ट से पूरा करता है, और हमको जहां से तेल सस्ता मिलेगा पेट्रोलियम, वहां से हम खरीद रहे हैं। तो देर इज इट इज वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। प्रोफेसर लेकिन राकेश, उसके प्रेस बावजूद स्टेटमेंट में दोनों ही नेताओं ने इस बात को सराहा है कि किस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर पिछले 2 साल से ये उथल पुथल देखी जा रही है, चाहे वो यूक्रेन युद्ध की हो या फिर अगर हम वहां की बात करें, इजराइल की बात करें, तो उधर भी जितना भी उथल पुथल मिडिल एशिया में भी है, इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि शांति की वार्ता और शांति और कूटनीति के जरिए ही समाधान ढूंढा जाएगा। इसकी भी प्रशंसा दोनों नेताओं ने इस मंच पे की। बिल्कुल ठीक, क्योंकि भारत हमेशा से ही शांति का पक्षधर रहा है। भारत ने कभी किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया अपने आप, और नहीं हमने किसी के टेरिटरी को लेने की कोशिश की है। और भारत ही एक ऐसा देश है जो कॉन्फ्लिक्टिंग देशों से बात कर सकता है। भारत के रशिया से भी बात कर सकता है, भारत यूक्रेन से भी बात कर सकता है, भारत फिलिस्तीन से भी बात कर सकता है, भारत इसराइल से भी बात कर सकता है, अमेरिका से भी बात कर सकता है, चीन से भी, और सभी के साथ हमारे व्यापार के रिलेशनशिप है। तो उसमें उसमें प्रधानमंत्री जी ने साफ बताया कि पीस ही एकमात्र है, और पीस के लिए व्यापार एक अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। और अभी भी हमारी वार्ता जो है वो इवन अमेरिका से भी जारी है, और सभी देशों से हमारी वार्ता जारी है। लेकिन आज की स्थिति के अंदर जो हमको 50% टैरिफ झेलना पड़ रहा है, उसके लिए मुझे लगता है कि बहुत ही मास्टर स्ट्रोक है, ये एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। और नेगोशिएशन में क्या होता है कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दूसरे पार्टनर की देखी जाती है। तो जब हम यूरोपियन यूनियन का भी समझौता आज हो ही गया है, तो मुझे लगता है कि इससे जिन्होंने ज्यादा टैरिफ रखे हैं, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था पे भी प्रभाव पड़ेगा। और अभी आप देखिए कि रिसेंट स्टडी दी आई है कि जो अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं, उसका 95% सीधा इंपैक्ट वहां के कस्टमर को हुआ है। सो कस्टमर इज ऑल्सो फेसिंग द हीट इन अमेरिका। तो मुझे लगता है आज नहीं तो कल ये यूएस टैरिफ भी कम होगा, हमारे ऊपर भी कम होगा। बट इन द मीन टाइम आप अगर हमारे एक्सपोर्टर से बात करके देखेंगे, तो मुझे लगता है उससे इसके अंदर बहुत ही उत्साह है कि बाजार जो है उनको मिलेगा। और यूरोपियन बाजार वैसे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बाजार है, अच्छा बाजार है, एंड ये थोड़ा बेटर प्राइस हमको देता है। टेक्सटाइल के लिए यूरोप के अंदर आप देखिए, जैसे इटली है, वेरोना है, बहुत सारी जगह है। फैशन है, उसके लिए एक सप्लाई चेन की जो इंटीग्रेशन की बात कही है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट स्पेशली जो है वो यूरोप के ब्रांडेड प्रोडक्ट पूरी दुनिया में टेक्सटाइल सेक्टर में बिल्कुल प्रसिद्ध है। और एंड यूरोप लीड्स इन द ब्रांडेड प्रोडक्ट इन टेक्सटाइल, यूरोप लीड। जी, प्रोफेसर राकेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ मंजीत सिंह पुरी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक भी जुड़ गए हैं। मंजीत सिंह जी, सबसे पहले तो आपसे पहला रिएक्शन ही चाहूंगी, क्योंकि ईयू और भारत के बीच के इस एफटीए पर ये बातचीत पूरी संपन्न हो गई, समझौता एक तरह से करार हो गया है। आने वाले कुछ समय में ये जमीन पर उतरता दिखाई देगा। इस पे पहला आपका रिएक्शन। रितु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज जो है वो इकट्ठी हो रही हैं, और दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसीज भी इकट्ठी हो रही हैं। इसके पॉलिटिकल संदर्भ भी हैं, वो सबसे ज्यादा है। लेकिन मैं आपको कहूँ, ट्रेड, ये प्रोफेसर साहब समझा रहे थे, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेरा मानना है कि इस एग्रीमेंट जो है, इसमें जो सिग्नल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सिग्नल ये है कि दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज जो है वो इकट्ठा होना चाह रही हैं। ये मानिएगा कि यूरोपियन यूनियन जो है दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वहां पर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की अवेलेबिलिटी है। हम अपना विकसित भारत की जो हमारी आकांक्षा है उसके बारे में जो हम कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन एज अ पार्टनर हमारा नेचुरल पार्टनर है, हम कंफर्टेबल फील करते हैं। ये ट्रेड जो होता है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सिग्नल प्रॉपरली फॉर इन्वेस्टमेंट्स टू हैपन। ये दो सेपरेट साइलोज नहीं है। इसलिए जब हम सिग्नल करते हैं यूरोपियन कंपनीज के कि वी आर ओपन
वी आर अ फ्री इकोनॉमी, आप आइए यहाँ इन्वेस्ट करिए, यहाँ से बाहर भी भेज सकते हैं, इंडिया में भी आप हमारी मार्केट को भी एक्सेस करते हैं। ये सबसे बड़ा सिग्नल है। यूरोपियन यूनियन भी हमें अपनी इतनी बड़ी मार्केट को एक्सेस देगा, ये भी बहुत अच्छा है। और साथ साथ हम लोग डिफेंस जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी पे कर रहे हैं, एक्सेस का कर रहे हैं, ये सारे जो हैं, ये दो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है, सबसे इतनी बड़ी इकोनॉमी जो है, हम लोग इकट्ठे आ रहे हैं। मैं क्या कहूं, इन अ सेंस हम कहते हैं धन्यवाद प्रेसिडेंट ट्रंप, आपने दोनों को थोड़ा सा धक्का लगाया, आगे चला। बट नेट रिजल्ट, ये जो चीज हमें वैसे भी करनी चाहिए अपने लिए, बिकॉज दुनिया के लिए मल्टीपोलैरिटी सबके लिए अच्छी है, सिर्फ इंडिया और ईयू के लिए नहीं, ग्लोबल साउथ के लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजों को फॉरवर्ड पुश मिला, ये सब बहुत अच्छा हुआ है। इसके लिए मैं तो अपने सारे देशवासियों को, अपने आप को, मैं एम्बेसडर रहा हूँ जी यूरोपियन यूनियन में, हम सब अपने आप को कंग्रेचुलेट करें। मंजीव जी, हालांकि आपने जिक्र कर दिया, क्या ये अमेरिका की आक्रामकता है जिसने ईयू को भारत के और नजदीक किया, या ये 19 साल की चली वार्ताएं हैं और खासकर 2020 और 22 के बाद से इस वार्ता को सफल करने के लिए कई ऐसे बड़े कदम उठाए गए? तो रितु जी देखिए, ऐसा है, यूरोपियन संघ जो है हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है ट्रेड इन गुड्स, और भारत भी उनके लिए चाहे 9वें नंबर पे आता है, लेकिन अगर आप अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड वगैरह को छोड़ दीजिएगा, तो हम भी उनके उनके लिए 2-3 नंबर पे आते हैं। तो हमारे रिलेशनशिप आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं। उन रिलेशनशिप को स्मूदन करने के लिए, आज के माहौल में चलने के लिए 15-20 साल से नेगोशिएशन चल रही हैं। 2021 के बाद जब यूरोपियन यूनियन ने देखा कि भारत की बढ़ोतरी हो रही है, they also reached out to us, but at the end of the day कई चीजें ऐसी होती हैं कि अगर दोनों साइड को अगर थोड़ा सा पुश मिले तो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसमें मैं तो कहता हूं कि ठीक है, हंस के हम कहते हैं थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप साहब, लेकिन जो हुआ है वो हमारे हित में हुआ है, यूरोपियंस के हित में हुआ, और मैं मानता हूं सारे विश्व के हित में भी हुआ है, क्योंकि ये दो बड़ी इकोनॉमीज जो है, इवन दे डू बेटर, और भारत जब विकसित होगा तो सारी दुनिया का इसमें फायदा होगा। जी हाँ, बिल्कुल, विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने और उस लक्ष्य पे आगे बढ़ते हुए ईयू के साथ भारत का ये एफटीए समझौता बेहद अहम होने जा रहा है, और ये लैंडमार्क एक तरह से एग्रीमेंट है भारत और ईयू की साझेदारी में भी। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीव सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ प्रोफेसर राकेश जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राकेश, हम बात कर रहे थे तमाम सेक्टर्स का कि हर सेक्टर्स के लिए क्या बेहतरी लेके आ रहा है ये एफटीए। सेवाओं और पेशेवरों की अगर आवाजाही की बात करें तो एक लंबे समय से ये मांग थी यूरोप के तमाम देशों में, भारत के पेशेवरों की आवाजाही को लेकर जो कुछ एक तरह से रुकावटें थी वो अब इससे दूर होंगी, लेकिन किस तरह से एक नए अवसर भी इनको मिलेंगे? देखिए, जैसा कि मंजीत जी ने बताया कि भारत के लिए सर्विसेज एक इम्पॉर्टेंट है। धीरे धीरे आप देखिए कि सर्विसेज का एक्सपोर्ट भारत का बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत उसमें 2-3 चीजें, एक तो म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ डिग्रीज है, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशंस है, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ स्टैंडर्ड्स है, हमारी आईटी सर्विसेज है, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज है। और भारत का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मोड 4 में नेचुरल मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया टू यूरोपियन यूनियन। तो उसको अभी उसके डिटेल अभी आने बाकी, मतलब आ गए हैं, लेकिन उसके अंदर देखिए, उसमें देखना ये है कि उसके वो जो मूवमेंट होगा उससे भारत के लोगों को स्पेशली वीसा फैसिलिटेशन इसके अंदर किया गया है। उसके अलावा स्टूडेंट्स वीसा की प्रोविजन है। उसके अलावा दूसरी सर्विसेज अदर देन आईटी प्रोफेशनल्स, उनका भी ये जो प्रोविजन है उससे उससे भारत को सर्विसेज एक्सपोर्ट में निश्चित रूप से फायदा होगा। और सर्विसेज एक्सपोर्ट इनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हुआ है इसमें, क्वालिफिकेशंस, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ द क्वालिफिकेशन, की उनकी क्वालिफिकेशन हम रिकॉग्नाइज करेंगे, हमारी क्वालिफिकेशन वो रिकॉग्नाइज करेंगे। उसके अलावा डिजिटल ट्रेड जो सर्विसेज का इंपॉर्टेंट है उसको इसके अंदर शामिल किया गया है। वीसा के कोटाज जो है उसको जो बढ़ाया गया है। तो और सर्विसेज के अंदर हमारा पहले से इंटरेस्ट था। सर्विसेज एक वो फील्ड था जो हमारे लिए पॉइंट ऑफ कंटेंशन, मतलब नेगोशिएशंस के अंदर रहा है बहुत टाइम से, और उसको इसके अंदर डील किया गया है। तो ये मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म फायदा होगा। और जैसा कि मंजीत जी ने बताया अभी कि हमारे हिस्टोरिक रिलेशन रहे हैं, समझौता 18 साल से हो रहा था जो आपने पूछा, तो 18 साल हार्ड वर्क वाज देयर इज नो डाउट। हमारे नेगोशिएटर जो वैश्विक उथल पुथल के पहले भी इस पर काम कर रहे थे, लेकिन इसमें लास्ट मोमेंट पे प्रॉब्लम, जो द फैक्टर विच ट्रिगर्ड,
दिस एग्रीमेंट टू बी सो स्पीडीली, वो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां, जैसा कि इन्होंने बताया, उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड साहब को, क्योंकि वो डिप्लोमेट है, वो दे सकते हैं, उन्होंने उनको थैंक्स दे दिया। और पिछले ही कुछ दिनों के अंदर हमने यूके से एफटीए किया, उसके बाद हमने ओमान से एफटीए किया, हमने न्यूजीलैंड से एफटीए किया, और ये पिछले देखिए, और हमने अब ये ईयू EU से के साथ एफटीए जी। किया, और इसके बाद में पूरी दुनिया को हमने ये एक मैसेज दे दिया है कि इस एफटीए के जरिए भारत को स्ट्रेटेजिकली ही नहीं, ट्रेड के अंदर भी जो है, इंडिया हैज गॉट इट्स ओन अल्टरनेटिव। और सर्विसेज के अंदर भी हमको यूएस से बहुत धक्का लगा था। आपने देखा कि उन्होंने वीसा पे रेस्ट्रिक्शन लगाए, उन्होंने वीसा फी को $100,000 तक किया। तो इस इमिग्रेशन के ऊपर थोड़ा सा वो टफ है, और उसमें तरह तरह के कानून आ रहे हैं, वहां के लोगों को भी इससे काफी चैलेंजेस हैं। तो इमिग्रेशन, स्पेशली वीसा इशू, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ द क्वालिफिकेशंस, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ द स्टैंडर्ड, डिजिटल ट्रेड एंड प्रोफेशनल मोबिलिटी अमंग द बिल्कुल प्रोफेशनल्स, प्रोफेसर राकेश, आप ठीक कर रहे हैं। अमेरिका ने एरिया जिन देशों के साथ टैरिफ में अपनी मनमानी की है, उसने आर्थिक संबंधों की आड़ में या आर्थिक संबंधों को एक हथियार के तौर पर अंततः उन देशों के साथ इस्तेमाल किया है। और ऐसी तस्वीर में, ऐसे परिदृश्य में भारत के साथ ईयू का यह आर्थिक समझौता बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि इसमें 27 देश जुड़े हुए हैं जिनके साथ भारत का यह समझौता होने जा रहा है। भारत की एक तरह से इस साझेदारी को लेकर तमाम देशों में उत्सुकता है। वो भारत के इस पूरे एक सिद्धांत को देख रहे हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम का एक सिद्धांत है। उस सिद्धांत को लेकर जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, उसकी भी स्वीकार्यता साफ दिखाई देती है ईयू के साथ एफटीए को लेकर। प्रोफेसर राकेश, हमारे साथ बने रहिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आपसे दिलचस्प बातचीत चल रही है, इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा ने कहा है कि ट्रेड समझौता, यूरोपियन संघ और भारत के बीच हुआ समझौता रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ बड़े पैमाने पर लोगों के हित में है। Today, we are taking our partnership to the next level. As the two largest democracies in the world, we are working hand in hand to deliver concrete benefits for our citizens and to shape a resilient global order that underpins peace and stability, economic growth, and sustainable development. I would like to share 3 messages. First, the European Union and India must work together towards our shared prosperity and security. India is the world's fastest growing major economy. Trade has flowed between our two continents for centuries. And trade is a crucial geopolitical stabilizer and the fundamental source of economic growth. Trade agreements reinforce rules-based economic order and promote shared prosperity.
और प्रोफेसर राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राकेश, ब्रेक पर जाने से पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि किस तरह से इस उथल पुथल बड़ी भरी दुनिया में, जहां टैरिफ का एक युद्ध चल रहा है, उस बीच में भारत और यूएई के बीच हुए इस समझौते ने कई बड़े संदेश दिए हैं। इसी के साथ प्रोफेसर राकेश, किस तरह से आप देखते हैं जब पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात करते हैं, क्योंकि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष ने भी जिस समय अपने आप को बताया कि वो उनकी जड़ें गोवा से संबंधित हैं, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी किया और कहा भी कि ये कैसे पीपल टू पीपल कनेक्ट को और मजबूत करता है। नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने तो अपना वो पासपोर्ट भी दिखाया, उन्होंने कहा ही इज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने बताया कि भारत की जड़ें बहुत मजबूत है, पूरे विश्व के बाजार में भी और पूरे विश्व में मजबूत है। तो ये देख के एक बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हुआ सभी भारतीयों को कि ही इज ऑल्सो वेरी सेंसिटिव अबाउट इंडिया। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा और ये सारी दुनिया अब ये समझ रही है, कुछ लोग इसको प्रत्यक्ष रूप से बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं, कि ट्रेड इज being used as a weapon। ट्रेड को अभी तक आप देखिए, जितने भी नेगोशिएशन थे, ट्रेड को वीपन की तरह लगभग यूज नहीं किया जाता था। ट्रेड इज बीइंग यूज फॉर ट्रेड एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अभी अमेरिका के अंदर आप देखिए कि ट्रेड हैज बिकम प्रोबेबली द मोस्ट प्रोमिनेंट वीपन, जिसको यूज किया जा रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम इज टैरिफ। तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये जो समझौता है, ये एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा कि अगर टैरिफ को ही आपने वीपन समझ लिया है, तो भारत के पास और भी ऑप्शन है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि न्यूज में रिपोर्ट भी आ रही है कि मुझे लगता है कि इससे जो है वो अमेरिका के नेगोशिएटर्स को, उनके ट्रेड एंड इंडस्ट्री को बिल्कुल थोड़ी सी हीट फील हो रही होगी, क्योंकि जो टैरिफ लग रहे हैं उसका 95% इंपैक्ट जो है वहां के कस्टमर्स पे आ रहा है। तो इस उथल पुथल के दौर में उसको सभी ने स्पष्ट रूप से मांगा, इस उथल पुथल के दौर में। और जैसा कि इन्होंने प्रेसिडेंट ने बताया कि स्पेशली भारत की स्टेबिलिटी पूरी दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, क्योंकि भारत डेमोक्रेटिकली भी स्टेबल है। अगर आप डेमोक्रेसी भारत की देखते हैं तो इट्स अ वेरी वेरी स्टेबल डेमोक्रेसी। इंडिया इज ऑन ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स एंड इंडिया इज वेरी स्टेबल। और यूरोप के अंदर जो हमारी अपनी आशंकाएं हैं, स्पेशली नॉन टैरिफ बैरियर, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, उसके लिए भी हमने एक क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की जो बात की है। उसके अलावा सीबीएम, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की बात है, यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन एक्ट की बात है। तो मुझे लगता है कि आपस में एक साथ आने से, हमारा जीरो टैरिफ होने से, इसके लिए अभी भी हमको थोड़ी आशंकाएं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसको हमारी नेगोशिएटिंग टीम और यूरोपियन यूनियन एक फ्रेमवर्क के जरिए धीरे धीरे हमारे उत्पाद वहां पे पहुंचेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस उथल पुथल की दुनिया में, जहां पर अच्छा, एक जो पॉलिटिकल एग्रीमेंट, सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, इसमें आप सोचने की बात यह है कि डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल रिलेशंस के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि कोई देश जो अमेरिका से खरीदता है, उनके रिलेशन अमेरिका से अच्छे हैं। अगर मान लो हम रशिया से खरीदते हैं, फ्रांस से खरीदते हैं, हमारे जियोपॉलिटिकल रिलेशन न केवल स्थिर है, बट इट हैज टू बी टाइम टेस्टेड। और ये पूरे यूरोप के अंदर जो 2 बिलियन लोग हैं, उनको एक साथ जोड़ेगा। और ये मुझे लगता है कि इट्स गोइंग टू बी गेम चेंजर। आई थिंक आई एज एन इंडियन academician, I am extremely happy. I think the way this outstanding, unprecedented deal which India has ever signed, and not India, even European Union has ever signed, such a deal. India is one country, but India is a country with with diversity no other country has got probably. भाई आप देखिए कि हमारे यहाँ पे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, हमें यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ रिलीजियस डाइवर्सिटी है, and in India is a big market, 1.48 billion people, fastest growing economy, and all IMF data says 6.6 to 6.8. World economy growth is 3. America's economic growth is 2.5. European economy's growth
growth is less than 2%. And therefore, Ursula has always used it that India is not a fastest growing major economy, but we are also a dynamic economy. India is a dynamic economy. India is not a stagnant economy. उसका बाजार जब मिलेगा तो म्यूचुअली जो बेनिफिशियल है वो मुझे लगता है कि आने वाला वक्त ही ये बताएगा कि हाउ proficiently we have navigated through the turbulent times. And there is a saying that when times get tough gets going, and India has proven it that we have not only navigated but we have successfully and created a model for whole the world to look into. And this is, I think, what the Prime Minister said. प्रोफेसर राकेश, आपका उत्साह और आपका जो विश्लेषण है वो ये बताता है कि भारत ने एक लंबा सफर भी तय किया है। अब अगर इसके साथ हम ये आपसे जानना चाहें कि भारत की ये जो बदली वैश्विक आर्थिक तस्वीर है, वैश्विक आर्थिक मोर्चे पर भारत की ताकत, भारत का एक भरोसेमंद साझेदार होने का विश्वास तमाम देशों में है, इसको आप किन फैक्टर्स को आप श्रेय देते हैं? क्या एक राजनीतिक स्थिरता, क्या राजनीतिक नेतृत्व की परिपक्वता, आर्थिक सुधारों का लंबा सफर, यानी पिछले 10 सालों में भारत ने जिस तरह के ऐतिहासिक आर्थिक सुधार किए हैं और वो सुधार अभी भी जारी हैं, आप किस की भूमिका अहम देखते हैं? I think it's a multiplicity of the factors. बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो सब कल्मिनेट हुए हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें चाहिए, वो सब हुए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था न केवल तेजी से ग्रो कर रही है, बट आप देखिए कि पॉवर्टी रिडक्शन में हमने बहुत ही जबरदस्त काम किया है। आप देखिए जब हमको आजादी मिली थी तो भारत के अंदर 90% लोग पॉवर्टी रेखा के नीचे थे, अब वो 5 से 10% हो गए हैं। और पॉवर्टी रिडक्शन के अंदर पिछले कुछ सालों में जो काम हुआ है, पिछले 10 साल में जो काम हुआ है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जो लगभग 800 मिलियन लोगों को, 800 करोड़ लोगों को पिछले 7 साल से फ्री फूड दे रहा है। और इससे हमारी ग्रोथ जो हुई है वो इक्विटेबल ग्रोथ हुई है, ये किससे सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत के अंदर हमने बहुत जबरदस्त सुधार जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में किया है। अब आपके भारत के पिछले 4-5 साल के जो बजट देख रहे हैं वो 12 लाख 13 लाख से भी ज्यादा 13 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा प्रोविजन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा भारत में बिल्कुल बदल गया है। पोर्ट के अंदर परिवर्तन हुआ है, हमारा सागरमाला प्रोजेक्ट है, हमारी PLI स्कीम है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मोबाइल का जो है एक्सपोर्ट है, वो भारत का एक्सपोर्ट पिछले कुछ महीनों में सबसे ज्यादा स्पीडीएस्ट ग्रोथ। डिजिटली डिलीवर्ड सर्विस के अंदर इंडिया कुड बी 4th और 5th, बट वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री ऑन एक्सपोर्ट ऑफ डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज। उसके साथ ही साथ चाइना के लिए जो चिंता का कारण है वो उनकी गिरती हुई यूथ पॉपुलेशन है, जिसको हम डेमोग्राफी कहते हैं। तो डेमोग्राफी के हिसाब से जो 16 to 64 है, चाइना की 1 to 0.9 फर्टिलिटी रेट है। फर्टिलिटी रेट इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रोड्यूस पर वुमन, और शंघाई तक में तो 0.6। जैसे साउथ कोरिया के अंदर फर्टिलिटी रेट जो है वो 0.7, अमेरिका में फर्टिलिटी रेट इज 0.6, इंडिया में फर्टिलिटी रेट इज 1.9। तो हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल्ड है, गिर भी नहीं रही है। एंड इंडिया हैज गॉट ए डेमोग्राफिक डिविडेंड फॉर नेक्स्ट 15 to 20 इयर्स। और इसके अंदर भारत की प्रोफेशनलिज्म, हमारे नेगोशिएटर्स का मेटिकुलस वर्क, और साथ ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, विजन ऑफ आवर लीडर्स, वो एक निश्चित रूप से एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखिए यूरोप के साथ नेगोशिएशन में दे टॉक ऑफ सस्टेनेबिलिटी। हमने यूके से जो ट्रेड एग्रीमेंट किया वो 4 साल तक एग्रीमेंट चला, 3 साल तक चला। 3 साल में यूके के अंदर 4 प्राइम मिनिस्टर बदल गए, बट भारत के अंदर हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जारी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर पिछले 1 दशक से भी ज्यादा पीरियड से हैं। तो एक देश को एक डायरेक्शन जो है और लोगों में कॉन्फिडेंस है। एक उसके अंदर जो गेम चेंजर भारत में साबित हुआ है वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने हमारे लोगों को इनेबल किया है
है। सो द प्राइस ऑफ इंटरनेट इन इंडिया इज चीपेस्ट ऑन द अर्थ। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने जिनके पास कोई बहुत फैसिलिटी नहीं है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और इनोवेशन के लिए आम आदमी को एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया है। उससे जो हमारी डिपेंडेंस अमेरिकन मीडिया पे थी, वीसा और मास्टर कार्ड उनकी बहुत स्पीडली घट गई है। और अब बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हमारे यूपीआई फ्रेमवर्क को, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क को, उसको उपयोग करने लगे हैं। तो मुझे लगता है देयर हैज बीन ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सेक्टर, नॉट वन पर्सन, नॉट वन डिपार्टमेंट। भारत सरकार के सारे डिपार्टमेंट्स ने इंटीग्रिटी के साथ काम किया है, भारत की जनता ने इंटीग्रिटी के साथ काम किया है, और हमने अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया है। और इसीलिए दुनिया के सभी एक्सपर्ट्स अब ये कह रहे हैं कि भारत ने केवल एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत एक डायनामिक अर्थव्यवस्था है, भारत एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल की जगह है, और फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन भारत। और स्टेबिलिटी को देखते हुए, विदाउट मिंसिंग द वर्ड, प्रेसिडेंट साहिबा ने अभी जो कहा कि भारत की स्टेबिलिटी पे दुनिया की स्टेबिलिटी निर्भर है। बिल्कुल, भारत की स्थिरता पर वैश्विक स्थिरता निर्भर करती है। इसको खुलकर यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष ने अपने प्रेस स्टेटमेंट में कहा है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन ने इस मौके पर कहा कि हमने कर दिखाया, हमने मदर ऑफ ऑल डील्स को पूरा किया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। We did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people, and this is the tale of two giants, the world's second and fourth largest economies, two giants who choose partnership in a true win-win fashion. A strong message that cooperation is the best answer to global challenges. This trade will integrate further our supply chain and strengthen our joint manufacturing power. It will cut up to 4 billion euros in annual tariffs for exporters of all sizes. And it will create good jobs for millions of workers here in India and in Europe. प्रोफेसर राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राकेश, भारत ने स्टार्टअप समिट, एआई समिट, और जब इस दिशा में हम देखते हैं ईयू के साथ समझौता, भारतीयों के लिए इनोवेशन के क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में किस तरह से नए अवसर खोलने जा रहा है, क्योंकि इन 27 मुल्कों में कई ऐसे देश हैं जिनकी महारत है इन क्षेत्रों में। तो भारत के युवाओं के लिए एक बड़ा सिर्फ अवसर नहीं होगा, ये ऐसा मौका होगा जिसमें उन टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन को वो साझा कर सकेंगे। देखिए, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि टेक्नोलॉजिकली यूरोपियन देश सबसे एडवांस्ड है विश्व भर में, और अलग अलग देशों की अलग अलग टेक्नोलॉजी है, अलग अलग देशों की अलग अलग कोर कॉम्पिटिटिवनेस है, बट सारे 27 देशों के अंदर integration of the market and facilitation, with one stroke of the pen, ये मुझे लगता है कि भारत के लिए एक बहुत ही वाटरशेड मूवमेंट है, और भारत की इंडस्ट्री के लिए और एमएसएमई के लिए गेम चेंजर है। अभी आप देखिए, जैसे जर्मनी में देखिए कि जर्मनी इज वर्ल्ड लीडर इन टेक्नोलॉजिकल एक्सपोर्ट्स बिकॉज ऑफ द स्मॉल फर्म्स एंड नॉट द बिग फर्म्स। मिडिल स्टैंड उनको कहते हैं, और मिडिल स्टैंड उनकी बहुत सारी ऐसी हैं कि जो कि कंपनियां MSME है, but many of those companies are largest on the earth and they are the world leaders. तो उनको भारतीय कंपनियों से इंटरेक्शन का मौका मिलेगा, एक दूसरे के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो मौका मिलेगा, और इस सब को देखते, और इसके अंदर जो भारत ने बहुत सारा काम किया है, जैसे हमने AI के ऊपर काम किया है, हमने स्टार्टअप्स के लिए काम किया है, हमने एजुकेशन सिस्टम से स्टार्टअप्स को इंटीग्रेट किया है, हमने नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इसको इंटीग्रेट किया है। सो हमने बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं, लेबर रिफॉर्म किए हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए हैं, वो सबका एक कल्मिनेशन। इट इज नॉट द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रेक्स द कैमल्स बैक। तो ये क्या है कि एक इन सबका एक बहुत ही अच्छा सम्मिश्रण
जो हमारी पॉलिसीज का हुआ है और एक एक जिस दिशा के अंदर हम आगे बढ़े और उसका ये परिणाम है और एंड वी आर प्रिपेयर्ड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ सो वी वर प्रिपेयर्ड फॉर दिस सिचुएशन एंड आई थिंक इसके लिए मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स उनके नेगोशिएटर्स को है स्पेशली और को कॉम्प्लीमेंट निश्चित रूप से करना पड़ेगा कि इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद भी, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक ये लग रहा था कि समझौता होगा या नहीं होगा, कब होगा, एवरीबडी वाज अनसर्टेन। तो कारण कुछ भी रहे हो बट यू नो प्रेसिडेंट उर्सुला ने बोला कि we have done it and we have done it and it is going to be a game changer, it is going to be a landmark deal even for MSME and facilitate innovation, क्योंकि इनोवेशन की हमको आवश्यकता है, हमको टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है और इंडिया हैज गॉट एन अमेजिंग एबिलिटी टू एसिमिलेट इनोवेशन व्हिच विल यूज इन आवर मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि अब आप देखिए कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, यू नो नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग यू नो द बिग डाटा प्रोसेसिंग, वी आर इंटीग्रेटिंग द एआई, वी आर इंटीग्रेटिंग रोबोटिक्स इन आवर एग्रीकल्चर आप इवन एग्रीकल्चर के अंदर जो टेक्नोलॉजी का पार्ट है यूरोप के अंदर वो भी हमको इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है और वो बाजार का जो एक्सेस है वो मिलेगा। तो मुझे लगता है कि द होल थिंग विल इनटू इन द वर्चुअस साइकिल इज गोइंग टू इमर्ज। प्रोफेसर राकेश, भारत ने समझौते में अपनी रेड लाइन को बरकरार रखा है, लेकिन तब भी कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर सीमित रहते हुए भी कृषि क्षेत्र को किस तरह से इस डील से आने वाले समय में फायदा होने जा रहा है। और दूसरा सवाल है जिसका जवाब भी हम चाहते हैं, वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर और कंपोनेंट सेक्टर में भी, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट सेक्टर में किस तरह से आप देखते हैं कि सप्लायर्स, भारत के जो सप्लायर्स हैं वो यूरोपीय सप्लाई चेन का हिस्सा होने जा रहे हैं। देखिए, डेयरी हमारे लिए एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। इसके अंदर 100 मिलियन से भी ज्यादा फार्मर्स जो है, फार्मर फैमिलीज इसके अंदर एसोसिएटेड है। भारत का डेयरी प्रोडक्शन दुनिया के डेयरी प्रोडक्शन से बड़ा अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एक फार्मर जो है वो 1 से 2 गाय रखता है, लेकिन उसके बावजूद भी सारी वेस्टर्न थ्योरीज ये कहती थी कि इंडिया विल नेवर बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन मिल्क प्रोडक्शन। हमने लोगों को ये दिखा दिया है कि विद 339 मिलियन मेट्रिक टन मिल्क प्रोडक्शन के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर हो गया। हमारा मिल्क प्रोडक्शन पूरे यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज से ज्यादा है। हमारा मिल्क प्रोडक्शन अमेरिका से दुगने से भी ज्यादा है। और इसलिए और उसके बावजूद भी आप देखिए हमारे मिल्क प्रोडक्ट, इसलिए वी वर वेरी सेंसिटिव अबाउट द लाइवलीहुड ऑफ द फार्मर। द सेम थिंग इज इन एग्रीकल्चर में भी आप बहुत सेंसिटिव है। और उसके बाद भी हमने हमारी जो कैपेसिटी है डेयरी प्लांट्स की वो विश्व स्तर की है और इसीलिए भारत के अंदर मिल्क का कंजम्पशन भी ज्यादा है। अगले 30 साल के अंदर दुनिया में मिल्क का कंजम्पशन भारत में ही सबसे ज्यादा बढ़ने वाला है। मिल्क प्रोडक्शन भी हमारे यहाँ बढ़ने वाला है। उसमें सोशो कल्चरल इश्यूज भी है, तो उसको हमने इससे अलग रखा है। लेकिन फिर भी वो जो हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, जैसे चेडार चीज है, कुछ चीज है, सो चीजेस हैव गॉट ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। जैसे चेडार चीज वो चेडार में बनती है और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ब्लू वेन चीज है, इनकी सबकी अपने यूरोप के अंदर 5000 वेराइटीज ऑफ चीजेस आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। सो उनका एक अलग अलग, वहां तो गांव-गांव में चीज बनती है। हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं, हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट है। इंडिजिनस प्रोडक्ट के वहां मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे बैरियर हैं। एक तो यूरोप में लोगों का ये कहना है कि भाई भैंस के दूध से अगर आप जो है प्रोडक्ट बनाते हो तो इट इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। लेकिन हमारे यहाँ तो भैंस का दूध प्रीमियम प्राइस पे मिलता है। कुछ देश जैसे इटली ने बुफेलो को पाला है और इटली के अंदर जो भैंस से जो पिज्जा वाली जो चीज बनती है, तो वो प्रोफेसर चीज जो है जी प्रोफेसर साहब, बहुत विस्तार से प्रोफेसर साहब आपने भारत और ईयू के बीच आज इस ऐतिहासिक डील से संबंधित किस तरह से दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं में और ईयू के 27 देशों के साथ भारत का ये समझौता भारत की 140 करोड़ जनता के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि इन 27 देशों ने, ईयू के समूह ने भारत की राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक स्टेबिलिटी और आने वाले समय में भारत बढ़ती हुई तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहा है, उसको स्वीकारा, उस पर विश्वास जताया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर राकेश, विस्तार से इस विश्लेषण के लिए इस पूरी डील पर। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। इस विशेष बुलेटिन में मुझे दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज़ पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।